हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो चलिए हेडिंग डाल, प्रथम नियम। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना का। तो क्या था, ये है समतल कांच M1M2, इसका है अभिलंब N1ON2। पहले प्रकाश की आपतित किरण AO, आपतन कोण I। इसको मान लेते हैं बच्चों सघन से विरण में जा रही है। तो सघन से विरण में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये है OB और यह है अपवर्तन कोण। तो प्यारे बच्चों, प्रथम नियम ये है कि जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण और कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। तो क्लियर बच्चों? तो कल हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे कि आपतित किरण हुआ और ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यहाँ फिगर में ही ध्यान देना बच्चों। प्रथम नियम है आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है बच्चों, है कि नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, ध्यान देना बच्चों। ये जो प्रकाश की किरण आपतित की गई है, एक वर्णी है, एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी मतलब एक रंग, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है बच्चों साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्लियर बच्चों? एक वर्णी प्रकाश या एक ही तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्लियर बच्चों? इस सेकंड नियम कहता है। अर्थात हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात परिभाषानुसार आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक ए। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इस नियतांक को ध्यान देना बच्चों, इस नियतांक को
दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे स्मॉल n या 1n2 या n112 या n2/n1 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो एक वर्णित प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है प्यारे बच्चों, अर्थात sin i sin r बराबर एक नियतांक, और इसी नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? जिसे n या 1n2 या n12 या n2/n1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका काफी सिंबल है, लेकिन सामान्यतः जो है अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित किया गया। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार बच्चों इस प्रकार हम समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं क्या? चलिए मिटा देते हैं ऊपर बच्चों, ऊपर लिखते हैं। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 से उसके आगे बच्चों 1 से sin i/sin r बराबर n। क्लियर बच्चों? जो कि नियतांक है n या n1 1n2 या n12 या n2/n1। क्लियर? जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बात समझ में? और इससे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इससे ही स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप बता देना कि sin i/sin r बराबर n या कुछ भी n12 या 1n2 या n2/n1 को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात एक वर्णित प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्लियर बच्चों? तो ये आपका एक दूसरा नियम था स्नेल का नियम। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो याद रखना दूसरे नियम को। क्लियर? चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तृतीय नियम, ध्यान दें बच्चों, अपवर्तित किरण की चाल तथा अपवर्तनांक परिवर्तित होती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। तो ध्यान दें बच्चों, अपवर्तित किरण की आवृत्ति नहीं बदलती है अर्थात अपरिवर्तित रहता है, जबकि अपवर्तित किरण की चाल व अपवर्तनांक क्या होते हैं? बदल जाते हैं। और इसी के साथ अपवर्तनांक भी होता है, अपवर्तनांक के साथ तरंगदैर्घ्य भी होता है, याद रखना। ठीक है, इसी पॉइंट में याद रखना, तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है? बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। तो बदलता कौन नहीं है बच्चों? केवल आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी तरंगदैर्घ्य
और चाल तथा अपवर्तनांक क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए, ये था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब हम लोग चर्चा करेंगे, देख रहे बच्चों एक नया टॉपिक आया है अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक है क्या चीज वास्तव, ठीक है, हम इसी की चर्चा करने वाले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक एक भौतिक गुण होता है जो प्रकाश के मार्ग को प्रदर्शित करता है। अर्थात अपवर्तनांक यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रहे हैं। क्लियर? तो ये चीज प्रदर्शित करने वाला गुण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। तो परिभाषा लिखते हैं, अपवर्तनांक वह भौतिक गुण है या वह गुण है जो प्रकाश के मार्ग को प्रदर्शित करता है। क्लियर बच्चों? अपवर्तनांक वह गुण है जो प्रकाश के मार्ग को निर्धारित करता है। अर्थात प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रहा है। क्लियर? तो इस पथ को प्रदर्शित करने के गुण को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। बात समझ में आया? तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम लिखते हैं अपवर्तनांक का एक सिंबल बताया गया कि 1n2। तो 1n2 का अर्थ ये है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? वही इसके दोनों साइड जो अपवर्तनांक n होता है सामान्यता n से ही प्रदर्शित किया गया। अब इसके दोनों तरफ हम उन दोनों माध्यमों को रखते हैं जिसमें से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है और फिर जाती है। क्लियर? तो हम इस साइड एक पहला माध्यम रखते हैं, इधर दूसरा माध्यम, जो भी हो। ठीक है? तो यहाँ पर पहला माध्यम हम मान लिए 1 और दूसरा माध्यम 2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ यह है क्या? इसका अर्थ यह है कि प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो इसी प्रकार अगर हम ए लिख दे बच्चों कि 2n1, तो 2n1 का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहे हैं। तो इसको हम रीडिंग करेंगे कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? तो ये चीज है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक वह गुण होता है
जो प्रकाश के मार्ग को निर्धारित करता है, अर्थात प्रकाश किस माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, इस गुण को प्रदर्शित करने वाले को अपवर्तनांक कहा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 और 2, इसको हम रीडिंग करेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार पहला माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण जा रही है। सेम कहानी 2 और 1 की भी होगी। क्लियर बात? चलिए कॉपी कर लीजिए। हो गया, समझ में आई बात सबको? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है अपवर्तनांक के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, 2 प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा है बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में होता है कि प्रकाश किरण किसी समान पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में जाना चाहिए, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर बच्चों? तो चलिए, तो प्यारे बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा लिखते हैं। यदि प्रकाश किसी समान पारदर्शी माध्यम से दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करें तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर बच्चों? पहला भी माध्यम समान पारदर्शी और दूसरा भी माध्यम समान पारदर्शी है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पहला माध्यम वायु, कांच या जल तथा दूसरा माध्यम वायु, कांच या जल हो, तब बच्चों ध्यान देना, तब ANW ध्यान देना बच्चों, तब ANW WNG या GNA
तो इन्हीं को हम बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तन। अब बच्चों रीडिंग करने का तरीका क्या बताया गया कि जैसे 1n2 है तो 1n2 में हम इसको कैसे रीडिंग किए थे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस तरीके से ANW है, A का मतलब है y, A का मतलब क्या है, A का मतलब है y, W का मतलब है बच्चों जल और G का मतलब है क्या बच्चों कांच। तो हम क्या इसको रीडिंग करेंगे कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बात समझ में? या ऐसे भी रीडिंग कर सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक y के सापेक्ष। सेम ऐसे ही सापेक्ष है ये चीज, अर्थात यदि पहला माध्यम y जल या कांच और दूसरा माध्यम भी ऐसे ही हो जो समान पारदर्शी हो तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक जो होगा पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। क्लियर बच्चों? तो पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, इसे लिखते हैं। तो समझ में आएगा। इसी प्रकार WNG है तो W का मतलब जल, तो जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का। हमेशा अपवर्तनांक किसका देखना बच्चों? दूसरे माध्यम पर देखना। इसी प्रकार यहाँ पर कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। क्लियर? तो ऐसा आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ANW जो भी हो हमेशा हमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखना। जैसे यहाँ 2n3 लिख दिया जाए तो 2n3 मतलब तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब तीसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो हमें उसी के अपवर्तनांक से मतलब है। तो तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? दूसरे माध्यम के सापेक्ष। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम 4n3 लिख दें ठीक है, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? चौथे। क्लियर? तो ये चीज ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्लियर? अब आते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक तो क्या बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि यदि पहला माध्यम निर्वात हो तथा दूसरा कोई अन्य माध्यम, कोई अन्य पारदर्शी माध्यम तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर बच्चों? कि यदि पहला माध्यम क्या हो? निर्वात और दूसरा कोई अन्य माध्यम हो, वायु जल हो, कांच, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम का क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर बच्चों? अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि प्रकाश की किरण जो है निर्वात मतलब जहां वायु न जा सके, निर्वात से जल में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसका मतलब हम इनको केवल लिखेंगे तो इसे NW से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर बच्चों?
अब वाई सॉरी निर्वात है, निर्वात कोई माध्यम के रूप में नहीं लिया जाता बच्चों, तो एन डब्ल्यू से ही प्रदर्शित करेंगे। एन डब्ल्यू का मतलब हुआ जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर? ऐसे इसी प्रकार एन ए वाई का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एन जी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर? एन टू तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर बच्चों? तो ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में। तो कॉपी कर लीजिए, समझ में आया कि पहला माध्यम निर्वात में पहला माध्यम सॉरी निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम निर्वात होना चाहिए, बाकी दूसरा माध्यम कोई भी माध्यम हो तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जबकि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि पहला माध्यम उसमें निर्वात नहीं होना चाहिए, अर्थात वायु जल एवं कांच ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये कॉपी करें। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें थोड़ा सा नोट करके लिखते हैं बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन में यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, अभिलंबवत आपतित हो तो अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। क्लियर बच्चों? जैसे परावर्तन की घटना में दिखाया गया, तो परावर्तन में क्या था कि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वह उसी दिशा में उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, अर्थात I बराबर 0 तो R बराबर 0। तो सेम कहानी यहाँ पर भी वही है कि अपवर्तन की घटना में ये प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है, ऐसे देख रहे हैं बच्चों, अभिलंबवत आपतित हो रही है बच्चों, तो यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर I बराबर 0 तो R बराबर 0। कोई दिक्कत? तो ए आपतित किरण ए आपतित किरण और ए अपवर्तन, तो सेम कहानी प्रकाश के अपवर्तन की। कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में यदि प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित हो रही है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा और अपवर्तित। नेक्स्ट पॉइंट, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात। क्लियर बच्चों? जैसे साइन आई पान साइन आर, क्या मिला? साइन आई पान साइन आर ये किसके बराबर है? यानी कि तो बराबर है। अब यन का मात्रक निकालना, भाई ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो कोण का मात्रक रेडियन, रेडियन अपान रेडियन, तो यन का कोई मात्रक नहीं मिलता है। क्लियर? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है।
और इसका कोई डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। दूसरा पॉइंट, अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति ताप तथा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तथा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। क्लियर, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति ताप तथा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? चलिए, जितना नोट करके लिखा है करें बच्चों उसको बढ़िया से तैयार कर लिया करिए। तो अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं कुछ पारदर्शी माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण गमन करती हैं। तो चलिए हेडिंग का नाम डालेंगे सघन माध्यम, सघन तथा विरल की तुलना। ठीक है बच्चों, अब जैसे दो माध्यम ले लिए जाएं, एक वायु और एक जल, वायु और जल, ठीक है। अब इसमें से पूछ ले बच्चों, अब सघन का मतलब बताया गया कि जिनके कण क्या हो, पास पास हो, विरल का मतलब होता है जिनके कण दूर दूर हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायु सघन है या विरल, जो वायु माध्यम है सघन है या विरल, तो प्यारे बच्चों पहला चीज तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि वायु सघन है या विरल, यह गलत है पूछने का तरीका। क्लियर, पूछने का सही तरीका यह है कि वायु जो है सघन है विरल तो किसी माध्यम के सापेक्ष होगा, मतलब किसी दूसरे माध्यम के तुलने में उसको हम सघन या विरल बता सकते हैं। अब जैसे जल है तो जल की तुलना में वायु सघन है कि विरल है, या वायु की तुलना में जल सघन है या विरल है, तो इस चीज को बताना पड़ता है। अगर कोई अकेले पूछता है कि ये बताइए कि जल सघन है या विरल, तो प्यारे बच्चों गलत है ये क्वेश्चन करने का, ठीक है, तो ध्यान देना। तो वायु और जल, यहां प्रश्न करके लिखते हैं वायु सघन है या विरल, सघन है या विरल, तो क्या बच्चे है गलत तरीका पूछने का। दूसरा ये कह दें कि वायु जल के सापेक्ष सघन है या विरल, ये सही तरीका है पूछने का। क्लियर, तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे हम बताएंगे। चलिए, तो वायु अगर कण देखा जाए, वायु अगर हम देखें तो जल के सापेक्ष सघन, सॉरी विरल ही होगा। क्यों भैया विरल होगा, सघन होगा बच्चों। जल के कण क्या क्या होते हैं, पास होते हैं ना, ऐसा नहीं है। वायु के कण जो है जल के सापेक्ष दूर दूर होते हैं, तो वायु को हम मानेंगे विरल और जल को क्या मानेंगे सघन। तो वायु जल के सापेक्ष विरल तथा जल वायु के सापेक्ष सघन होता है। क्लियर बच्चों, ये चीज।
तो याद रखना, मिटा दें। अब इसी प्रकार अगर कह दिया जाए वाय जल, इसमें तीनों आ जाएंगे, वाय जल और कांच। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले बता दिया गया कि वाय जल के, जल व कांच दोनों के सापेक्ष, वाय जो है जल व कांच के सापेक्ष विरल। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो कह रहे बच्चों वाय जल व कांच के सापेक्ष विरल। दूसरा पॉइंट आना कि याद रखना, जल व कांच वाय के सापेक्ष सघन। क्या हो गए? वाय के सापेक्ष सघन। तीसरा वाय जल वाले में हो गया, तो वाय जो है जल और कांच दोनों के सापेक्ष विरल होता है, और जल और कांच वाय के सापेक्ष सघन होता है। अब ध्यान देना, अब जल और कांच भी देखा जाए तो जल कांच के सापेक्ष विरल, कांच के सापेक्ष विरल माना जाता है। और चौथा तो कि कांच जो है जल के सापेक्ष सघन। क्लियर? तो ऐसे पता है। तो याद रखना वाय जल और कांच, तो वाय चाहे जो भी माध्यम है वाय हमेशा विरल होता है, जल और कांच। क्लियर? जल और कांच वाय के सापेक्ष सघन, जल कांच के सापेक्ष विरल और कांच जल के सापेक्ष सघन। तो काफी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखना हमेशा बच्चों। ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणिका का सिद्धांत। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें, ताकि नए बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच सके और सब इसका लाभ उठा सके। ठीक है? तो आगे कल के लेक्चर में